बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आईनी अदालत बना के रहेंगे वो आईनी मुसवदा जो कि पाकिस्तान के पार्लियामान के करीब करीब से होकर गुजरता रहा, पार्लियामान के अंदर ना जा सका। तकरीबन 2 हफ्ते पहले काफ़ी अजीमत का सामना करना पड़ा हुकूमत को। वो इत्तेहाद जो कि बन नहीं पाया, अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस मुसवदे के ऊपर काम हो चुका है और इत्तेहादियों की भी काफ़ी हद तक मुशावरत हुई है। अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर, ये पहले 10 दिनों के अंदर ये मुसवदा दोबारा तरमीम के साथ आ सकता है पार्लियामान के अंदर और गालिबन पास भी हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जहां ये हो रहा है वहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब 70 सफ़हात पर मबनी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक हमारे सामने मौजूद है। ये एक तफसीली फैसला है। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन तकरीबन 6 से 8 इजलास कर चुका है, मुशावरती इजलास, लेकिन इन पर अब तक क्या मौक़िफ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है और वो कुछ मुसद्दक़ा ज़राए से जो रिपोर्ट किया गया है वो ये कि इलेक्शन कमीशन को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का किरदार बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और इस सूरत में चंद लोगों का ये भी कहना है कि फिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार भी अब खुद ही अदा करे। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसके बाद कंप्लीट जस्टिस या सब्सटैंशियल जस्टिस के नाम पर आप आइन को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर लें और उसकी जो चाहे तशरीह कर दीजिए, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर दी गई है, लेकिन इस सारे आइनी और कानूनी माहौल के अंदर असल बात क्या है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। 12 जुलाई को शॉर्ट ऑर्डर आया, आज अब सितंबर के तकरीबन आखिरी हफ्ते के अंदर दाखिल होने वाले हैं। तो आपको जो नज़र आ रहा है वो ये कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद अब तक नहीं हो पाया, आगे होगा या नहीं होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब मोहतरमा आज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के, बहुत शुक्रिया आपका। और राय साकिब खरल हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका भी अपना प्रोग्राम करते हैं। अज़मा बुखारी साहबा, ज़रा मेरे लिए बात करना आपसे इसलिए आसान है, एंड खोसा साहब टू, बिकॉज आप दोनों तो खुद माशाल्लाह लॉयर्स हैं। अज़मा बुखारी साहबा, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि इस वक्त जो अब इससे ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट इसको करना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि व्यूअर को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। व्यूअर को जो लगता है वो ये कि क्योंकि आप हुकूमत में हैं, क्योंकि आपको पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारों की सपोर्ट हासिल है, इसलिए आप कुछ भी कर गुजरेंगे, आप तरामीम भी ले आएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन माजी के अंदर बसद एहतराम आप ही के लीडरान जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से बड़ी क्लियर पोजीशन रखते थे। मैं चाहूंगा कि एक दफ़ा आप ज़रा सुन लीजिए कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब आपकी पार्टी के कायद हैं, आप उन्हीं से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। मियाँ साहब क्या फरमाते रहे, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो वरना एहतजाजी तहरीक का सामना करो। आज वो फैसले दे रहे हैं और ये उस पर अमल नहीं करते। ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। अज़मा बुखारी साहब, आज आप पर इल्ज़ाम है कि आप लोग इसे हैवानों की बस्ती बसद एहतराम बना रहे हैं क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहते, बल्कि करवाना नहीं चाहते, बल्कि अगर कोई इदारा सोच में पड़ा हुआ है तो आप उसे इनकरेज कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको अमल दरामद। बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए, पहली तो बात यह है कि अदलिया की तारीख हर तरह के फैसले से भरी हुई है। उसमें बहुत सारे मतलब वजीर आजम जो है उनको फांसी से लेकर उनको जो है वो नाअहल करने तक, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जो है वो एक कुल्हाड़ा लेकर हर तरह की जो फैसले हैं वो मौजूद है। यही इन्हीं जो है वो जुडिशरी के बारे में नवाज शरीफ साहब ने जब उनको बेटे से तनख्वाह एक ख्याली जो वो ले सकते थे उन्होंने नहीं ली थी, और ब्लैक स्ट्रॉ डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक उनको जो है वो जब नाअहल कर दिया गया था, वो तब उन्होंने तब भी बहुत सारे सवालात उठाए थे, वो आपने नहीं दिखाए, वो आप नहीं बता सके। तो ये ऐसे है, यानी ये एक किसी एक वक्त की बात जो आपने एक निकाली, उसके साथ हमेशा हम बहुत सारे फैसलों पे मोतरज भी रहे हैं। पहली बात यह है कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो कानून साजी करे और आईन पाकिस्तान को जो है वो चेंज करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब अगर एक पोजीशन ये है कि पार्लियामेंट जो है, अगर आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जो है वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर एफिडेविट्स जो जमा कराए जाएंगे फ्रॉम दी कैंडिडेट्स वो चेंज नहीं हो सकता, उनको मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जिस पार्टी के अंदर वो चले गए वो उस पार्टी के अंदर जो है वो रहेंगे। अब उसके बाद जो है वो
रीराइट करके अपनी मर्जी की फेवर देने के लिए, जो मांगी भी नहीं गई थी, उसके अंदर जब ये कह दिया जाए बिल्कुल आइन के बरखिलाफ कि नहीं जी आपको 15 दिन दिए जा रहे हैं, अब दोबारा से जो है वो एफिडेविट जमा कराएं, पहले वाले एफिडेविट को आप भूल जाएं और आपको फ्लोर क्लासिंग कराने की आईनी इजाजत दी जा रही है, तो बताएं पार्लियामेंट क्या करे? पार्लियामेंट आइन के साथ खड़ी हो या ये जो एक फलसफा इमरानियात चल रहा है इस वक्त, उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है क्या चेंजेस आएंगे, हालात और वाकयात के मुताबिक हमेशा पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस आते हैं, और एक आईनी अदालत जो है, फलसफा इमरानियात बहुत आपको लगता है जज साहिबान दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के? मतलब वो तो जस्टिस डिस्पेंस कर रहे हैं ना, आप तो खुद वकील हैं, अदालतों में जाती हैं, तो वहां किसी सियासी जमात का फलसफा तो नहीं देते, वो तो आइन कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। ऐसा दिख नहीं रहा है ना, ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा। तहरीक इंसाफ पार्टी थी उस फैसले में जो उनको जो है रिलीफ दे दिया गया, और फिर अभी जो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के जो नए बने हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने एक दिन पहले जो है वो एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि हमें जो है वो खड़े खड़े पूछा गया कि ये सीटें पीटीआई को दे दें तो ठीक है। हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सीटें मांगी नहीं थी, उनका वो फरीक नहीं थे, उनका लेना देना कोई नहीं था, लेकिन जो गलतियां इनके इलेक्शन से लेकर, पार्टी इलेक्शन से लेकर जो पूरे प्रोसेस में हुई, उन सबको अगर अदालत ठीक करके उनको फेवर देने की कोशिश करे तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? मैं बड़ी मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज मैं अदलिया का बहुत एहतराम करती हूँ मेरा, लेकिन मैं एक नहीं, वो उसे मुकम्मल जस्टिस कहते हैं ना, मुकम्मल इंसाफ। देखिए एसआईसी की तो कोई अहमियत नहीं थी ना, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के वो तरीके इंसाफ बैक्ड कैंडिडेट्स थे, वो कंप्लीट जस्टिस किए उन्हें, मुकम्मल इंसाफ। मुकम्मल इंसाफ किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुकम्मल इंसाफ किया होता तो किसी को एतराज ना होता। बात यह है कि जब मैंने आपसे 2-3 सवाल जो मैंने उठाए हैं, जो एफिडेविट्स जमा कराए गए हैं, उन एफिडेविट्स को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है, नंबर 1। फिर आइन के अंदर बड़ी क्लियरली जो है वो 3 डेज का टाइम दिया गया है कि आपने जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करनी है। वो 3 दिन जो है उनको दोबारा 15 दिन के अंदर कैसे शिफ्ट किया जा सकता है? इसको रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही कहेंगे ना। ठीक है, अदलिया का इख्तियार नहीं है, जो वो नहीं कर सकते, अब वो कर रहे हैं, अदलिया ट्रांसग्रेस कर रही है, एक और डोमेन में जा रही है। बट खोजा साहब इशू ये है कि अब हमारा अज़मा बुखारी साहब ने फरमा दिया कि वो फलसफा इमरानियात, अब वो कहते हैं वो जो कि जस्टिस डिस्पेंस नहीं कर रहे, वो फलसफा इमरानियात दे रहे हैं। बट मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक ये बात है बिकॉज आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन का पहला मौकफ क्या था, वो यही रहा कि जी देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई थी अपील्स के अंदर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील या जो भी था पेशावर हाई कोर्ट के फैसले, वो रिजेक्ट हो गई है। इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी। उनके और बहुत से थे। अच्छा ये कोच साहब एक जगह कल एक टॉक शो के अंदर वसीम अदामी साहब के साथ सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स अतर मिन्नल्ला साहब ने मुझसे पूछा कि अगर हम ये तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दे दें तो आपको एतराज़ तो कोई नहीं है? तो उन्होंने कोट एंड कोट ये कहा कि नहीं जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, आप सारे मामला देख रहे हैं। इसको बड़ा गौर से देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बड़ा अजीब कॉन्डक्ट है बसद एहतराम ऑन पार्ट ऑफ द जज, और जिस तरीके से स्ट्रेच किया जा रहा है मामलात को वो भी कोई दुरुस्त तरीका नहीं है कि आप एक जमात को रिलीफ देने के लिए कंप्लीट जस्टिस के नाम पर इस हद तक चले जाएं। देखिए आपको ये सारी बात आप मेरे से बेहतर समझते हैं, मगर अगर आपके सामईन को शायद समझाने के लिए इसका पर्सपेक्टिव देना बहुत जरूरी है। ये 2 जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान PMLN, बड़े इनमें जय्यद किस्म के वकला हजरात बैठे हुए हैं और इन्होंने हर किस्म का वक्त देखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली बात एक छोटी सी है कि कानून साजी जो होनी चाहिए वो अवाम की मफाद के लिए होनी चाहिए, ना कि अपनी जात को प्रोटेक्शन देने के लिए या अपने मफाद के लिए। अच्छा। अगर आप नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस से शुरू करें और उससे बल्कि पीछे भी चले जाएं तो इन्होंने हर फैसले को अंदर लूप होल ढूंढने की या क्रिएट करने की कोशिश की अपने फेवर में, चाहे वो अदालती फैसले को, मेजॉरिटी फैसले को ये कहना कि ये 3-2 का फैसला है या 4-5 का फैसला है। आप जानते हैं मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। या आप नैब अमेंडमेंट्स, रिपीटेड अमेंडमेंट्स में से अपने आप को या अपने ताल्लुकदारों को निकालने के लिए अमेंडमेंट्स बार बार करना हो, या चाहे अब आप उसको देख लें 63A की तशरीह को, 63A आर्टिकल डिफेक्शन का 14वीं तरमीम में नवाज शरीफ साहब खुद लेकर आए जब मोहतरमा की गवर्नमेंट इन्होंने गिराई।
96 में पीपल्स पार्टी के वोट यूज करते थे, और उस वक्त जब ये अपनी हुकूमत इन्होंने बनाई तो फौरन 63A कर दिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के पास सिर्फ 17 सीट थी नेशनल असेंबली में, बट उन्होंने, हालांकि हम लोगों ने अपोज किया कि डिफेक्शन क्लॉज को हम ना सपोर्ट करें, शी सपोर्टेड 63A इंसर्शन के फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और फिर अगर आप देखें तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जब इनको सूट करता था इन्होंने चीफ जस्टिस एक से इख्तियार लेकर तो कमेटी को दे दिए, थिंकिंग कि ये कमेटी तो सारी उम्र इनके लिए काम करेगी, मगर जब वो कमेटी इनके हाथ से निकल गई तो उसको वापस उठा के चीफ जस्टिस को पकड़ा दिया। अब ये तशरीह भी आइन की, अब आर्टिकल 190, 189, 190, 191 में अगर ये नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ही तशरीह करने का मौकफ है, इख्तियार है आइन को, तो और क्या लिखा हुआ है इसमें? अगर सुप्रीम कोर्ट आइन का तशरीह नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट बैठी किस लिए? इट इज, या आपने जब भुट्टो साहब का रेफरेंस पे ओपिनियन लेना था तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए तशरीह कराने के लिए, अब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके दी है तो वो तशरीह वैलिड नहीं है। वो नहीं, बट इनका आर्ग्यूमेंट ये है ना, एक आर्ग्यूमेंट ये भी है ना, बट वो उनका आर्ग्यूमेंट, बट कौन सा बात ये है, सेल्फ इंटरेस्ट को भी आइन की तशरीह कर देते हैं, ना इसका कोई मफाद आमा के साथ ताल्लुक है, ना इसका कोई इंसाफ के साथ ताल्लुक है। अगर आप ये भी देखें कि ये जो एक्सक्यूज बनाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, ये सिर्फ और सिर्फ काजी फायद ईसा साहब को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर, सुप्रीम कोर्ट को एक डमी कोर्ट बनाकर सारे इख्तियारात काजी साहब को देने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसके लिए चाहे इनको रात को लोगों के बंदे उठाने पड़े, हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, या किसी से नेगोशिएशन करके ले दे, तो आपको सिर्फ इसलिए आपको लगता है कि पर्सन स्पेसिफिक है, मतलब अपने जाती मफाद के लिए, बिल्कुल ठीक है, मुआहदे खत्म कर दें, या इनको कोई फिक्र नहीं है कि इस वक्त कितना पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर भागा जा रहा है, उनको ये रिट्रीव कर लें, इनको सिर्फ अपने इख्तिदार को तवाले देने की फिक्र है, दैट्स ऑल दे केयर अबाउट। बट बात यह है खरल साहब कि एक इशू तो अपनी जगह मौजूद है कि या तो तमाम तर लोग ये इस बात के हामी हों कि जी ज़्यादा चलें, अब मेजॉरिटी में आप कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त एक व्यू पॉइंट ये है कि जी इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर मुशावरती इजलास बहुत से किए हैं, लेकिन अभी तक इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। शॉर्ट ऑर्डर 12 जुलाई से इनफील्ड है, अमल दरामद नहीं हुआ। आर्ग्यूमेंट पूरी तहरीक इंसाफ का अपनी जगह, लेकिन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट अपनी जगह यही है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज साहिबान बैठे हैं बसद एहतराम, उन्होंने वहाँ पर कोई इंसाफ नहीं मुहैया किया, उन्होंने राह हमवार की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्या आज कोई ये कह सकता है हैंड्स डाउन के जी मुकम्मल इंसाफ हुआ है, सब्सटैंशियल जस्टिस किया है सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान ने? मुनीब भी, मैं सिर्फ आपको एक पैरा है डिटेल्ड जजमेंट का, उसकी तरफ लेके जाना चाहूंगा। पैरा बड़े पढ़े लिखे और जय्यद वकील थे, और जिनकी एक्चुअली वकालत और उनकी नॉलेज की डेप्थ की आप मिसाल नहीं दे सकते। उन्होंने एक मुत्तफिका आइन उस वक्त पाकिस्तान को दिया, और शायद पाकिस्तान में पाकिस्तानी कल्चर को अंडरस्टैंड करते हुए उन्होंने 2 पावर्स पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को दी जो कहीं और दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। एक, उन्होंने ये फंडामेंटल राइट्स पर सुओ मोटो नोटिस की 184(3) की पावर दे दी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौके पर ये देखते हुए कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, सुओ मोटो केस उठा सकती है, और उस केस के अंदर रसूल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 में किसी किस्म का भी ऑर्डर पास कर सकती है इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में पिछले 1.5 बल्कि 1.25 साल से, इससे भी ज्यादा टाइम से, जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। यहाँ पर ऐसे लोगों को जिनके ऊपर खरबों रुपए के प्रूवन ओपन एंड शट केसेस बने हुए मौजूद थे, उनके केसेस आईनी तरामीम के थ्रू बंद किए गए हैं। यहाँ पर दूसरी जमात के लोगों को जिनको फंडामेंटल राइट है टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, टू हैव देयर पॉलिटिकल व्यूज, टू एक्सप्रेस देयर पॉलिटिकल व्यूज, उनको घरों से उठाकर उनकी औरतों को और बच्चों को बंद कराकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर उनसे नई जमातें बनवाई गई। उसके बाद
उनसे उन जमातों में कंटेस्ट करने वालों के खिलाफ क्या क्या किया गया, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, दिस इज अ वेरी लॉन्ग बिल्कुल ठीक है, कन्वर्सेशन जो आपको सब पता है। ठीक है। तो ये सारी इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्चुनेटली हैज these two articles which come to its aid। अब जहां पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि SIC तो was just a vehicle, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन was just a vehicle for Pakistan People's Party, इसी तरह SIC was just a vehicle for PTI for all practical purposes, and you and I both know this कि इलेक्शन वाले दिन से पहले PTI ने अपनी पोर्टल पे अपने वोटर्स को सिंबल भेजे अपने कैंडिडेट्स के। और क्यों इनको SIC पे खड़ा होना पड़ा? क्योंकि रात की तारीकी में 11 बजे काली साहब ने कोर्ट लगाकर इनसे बल्ले का निशान छीन लिया। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन का अच्छा, मैं जरा इसको अगर आगे ले चलूं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बता रही है, ठीक, तो इसको दूर करने के लिए आर्टिकल 187 इस मिसचिफ को दूर करने के लिए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। ठीक है, और इसको ठीक है, बट आपकी हैवी रिलायंस है ना उसके ऊपर। एक ब्रेक शामिल करते हैं नहीं प्रोग्राम में, बहस जारी है, हमारे साथ रहेगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राय साकिब खरल साहब, मसला है कि अगर मैं इसको रिफ्रेज कर पाऊं आपके सामने कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद है उस पर अमल नहीं हो रहा, और शायद अमल होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि हुकूमत का भी वही बाय एंड लार्ज मौक़िफ़ है जो कि इलेक्शन कमीशन का है। मुनीब साहब, सिर्फ एक पैरा है डिटेल जजमेंट का जो मैं आप तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को सिर्फ वो थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इट्स पैरा 104। We all, us 8 and our 3 colleagues, agreed that due to unlawful acts and omissions of returning officers and commission, PTI, its candidates and electorate have suffered the loss of some of their constitutionally and statutory rights, particularly their right to proportional representation in the reserved seats। कि वापस आपको जाना पड़ेगा वहां पर कि जहां पर 11 जजेस एक चीज के ऊपर मुत्तफिक थे इस डिटेल्ड जजमेंट के अंदर कि जनाब ये आरओज के और इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट था उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो है वो भी सफर किए और इवेंचुअली इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन के बाद अब रिजर्व सीट के ऊपर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सफर कर रही है। ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब इसके ऊपर जितनी भी बहस कर ली जाए कि इलेक्शन से पहले क्या हुआ उसको भूल जाए, इलेक्शन के बाद के ऊपर आ जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। एक विक्टिम जो है वो बार बार इस चीज के ऊपर आएगा कि जनाब आई एम द विक्टिम, दैट इज द रीजन कि मैं जहां पे खड़ा हूं उसकी रीजन क्या है, उसके ऊपर तो पहले बात कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके ऊपर बात की थी, ऑब्वियसली हुक्मरान इत्तेहाद को सूट नहीं करता, हुक्मरान इत्तेहाद उसके ऊपर बात नहीं करेगा। अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब कि अगर इलेक्शन कमीशन एक्ट अपॉन नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, तो मैं आप ही के शो में भी कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ साहब का एक वो जुमला सुन रहा था कि हैवानों की बस्ती थोड़ी है, इंसानों की बस्ती है, यहाँ पर लॉ भी है, यहाँ पर आइन भी है, यहाँ पर पार्लियामान भी है, उसी जगह के ऊपर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भी है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर डायरेक्शन है तो इवेंचुअली तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी तरह से तो इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। आप नहीं मानते तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब ही साबिका वजीर आजम है, उनका ये बयान या उनकी स्टेटमेंट मेरे लिए तो बहुत मुकद्दम है, तो फिर ये हैवानों की बस्ती होगी, इंसानों की बस्ती तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मुनीब साहब सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, इसके ऊपर तमाम जमातें बात कर रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से लेकर पीपल्स पार्टी तक। अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी की एक स्टेटमेंट थी किसी रहनुमा की कि जनाब कोई भी अमेंडमेंट पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, आप अमेंडमेंट्स लेके आना चाहती है तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लीजिए, JUIF को ऑन बोर्ड लीजिए, तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड चलिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ। लेकिन वो बिलावल साहब ने कहा है ना कि जो दूसरी साइड से बात की जा रही है वो भी पर्सनल स्पेसिफिक है ना। मैं तो समझता हूं कि अगर आप डिस्पैशनेटली देखें, अगर हुकूमत की तरफ से काजी फाइसा साहब की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से जितना मैं बसद एहतराम जितना हाईलाइट कर करके मंसूर अली शाह साहब को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है कि वो एक बड़े बेहतरीन स्टैचर के जज हैं, लेकिन उनका नाम ले लेकर के जी वो आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो आ जाएंगे तो अक्टूबर में ये हो जाएगा, तो उससे उनका स्टैचर भी मैं नहीं समझूंगा, मैं नहीं कहता कि कम हुआ है, बट सवाल उसके ऊपर जरूर लोगों को आ गए हैं। ये हवा तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, ये हवा बना था ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट के बाद कि ये जी डिस्कस हो रहा है कि अक्टूबर में मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे तो इलेक्शन खुल जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये हवा वहां से बना था, उसके बाद ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी।
उससे पहले तो ये भी पता नहीं, बट वो इमरान खान साहब ने भी कहा ना, साफियों से बात करते हैं अक्टूबर आएगी तो हुकूमत चली जाएगी, बट ओवरऑल तो यही है कि पिटीशन उस वक्त सुनी जाएगी और इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे। ये आर्गुमेंट तो बहुत तरफ से दिया जाता रहा। अब सुन ली जाती तो क्या प्रॉब्लम था? आपको और मुझे ये भी तो सवाल करना चाहिए, पिटीशन अब सुन ली जाती तो क्या प्रॉब्लम था? बहुत सारी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है ना, अगर वो काई साहब भी सुन लेते तो प्रॉब्लम क्या था? लेकिन मैं तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर क्वेश्चन उठेगा ना, कुल्ली तौर पर वो एक कानूनी बहस है उसके अंदर के आर्टिकल 225 की मौजूदगी में आप इस तरह की काम शुरू कर दें कि आप इलेक्शन पिटीशन सुनना शुरू कर दें, वो भी एक अजीब ही काम शुरू हो जाएगा। बट टुवर्ड्स द एंड एक चीज मैं खोज साहब आपसे जरूर इस पे चाहूंगा, आप रिफ्लेक्ट कर दें कि जिस तरीके से आईनी मुसवदा तो देखिए आ रहा है और एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ नंबर्स गेम, तब्दील हो जाता है। 18वीं तरमीम हुई, क्लियरली लिखा हुआ है जी आप तरमीम के हवाले से तो कुछ भी नहीं कर सकती, कोई कोर्ट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। तरमीम हो जाती है और आईनी अदालत भी बन जाती है फॉर दैट मैटर। तहरीक इंसाफ को एक खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार बहुत कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देन देयर इज नथिंग मच दैट कैन बी डन। मतलब अगर तरमीम हो गई तो देन इट्स ऑल गॉन, राइट? देखें, मुशर्रफ साहब ने एक आर्टिकल 270 लिखकर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में पेवंद कर दिया। ना वो किसी ने पास किया और ना वो कभी पास हुआ, बट लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी की सेविंग्स में बहुत सारे काम होते चले गए जब तक अदालत ने ये नहीं कहा कि ये तो भाई पास ही नहीं हुआ तो ये आ कहां से गया। ये लिख लें, ये भी आइन की किताब के अंदर के एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसके सरबरा काजी फायजीसा है। ये इट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय एनी लॉयर बॉडी इन पाकिस्तान। लाहौर हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड इट, पेशावर हाई कोर्ट बार के इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स और उनकी बॉडी ने इसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, पिंडी बार की इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जिनके प्रेसिडेंट इनके हुकूमती ग्रुप से हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, क्वेटा बार काउंसिल, क्वेटा हाई कोर्ट बार ने कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को रिजेक्ट कर दिया हुआ है, कराची हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। ऑल्दो आई वाज वंडरिंग कि वो उन्होंने आज बिलावल को होस्ट किया हुआ था, बट ये यूनिवर्सली हमारा ग्रास रूट पे आपका भी ताल्लुक है, यूनिवर्सली इसको वकला बिरादरी ने रिजेक्ट किया हुआ है। ना इसकी कोई इस वक्त जरूरत है। आइन में तरमीम गवर्नमेंट का हक जरूर है, बट बार्स ने रिजेक्ट किया, बट एट द एंड ऑफ द डे वो होना तो आइन साजी से ही अगर हो गया तो। मुनीब साहब, आई वुड लाइक टू ऐड देयर। जी लास्ट कमेंट आपका। जी खरल साहब, एक जुमला सिर्फ देखिए, शर्मिंदगी की बात देखिए जो शहबाज साहब ने रेफरेंस कोट किया, एक आमिर के वक्त का, एक आमिर के दौर के किए हुए एक्ट आज एक डेमोक्रेटिक टाइम के एक्ट के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, और मेरे लिए यही शर्मिंदगी की बात है। हाँ, बट मसला वही है जैसे खोजा साहब ने खुद कहा कि वो तो ना उसके ऊपर कोई आईनी बहस हुई, ना उसके ऊपर कोई वोटिंग हुई, वो तो वाकई पैबंद लगाया गया ना, नथी कर दिया गया। लेकिन यहाँ अब ये है कि इसके ऊपर कहा जा रहा है कि हम वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करेंगे तो जो अब मेंबरान है वो कहते हैं नहीं हम अपने ज़मीर से फैसला करेंगे, भेड़ बकरियों की वोटिंग करेंगे और चोरी की वोटिंग करेंगे। चले, दैट इज येट टू बी सीन। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब शहबाज खोजा साहब का और राय साकिब खलील साहब का। आज़मा बुखारी साहबा फॉर सम अननोन रीजन हमारे साथ मौजूद थी लेकिन तशरीफ ले गई। बहरहाल उनका भी शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। ज़रा इसके ऊपर एक एक्सपर्ट व्यू हमारे सामने आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा और करता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया उसके अंदर 12 ये उसकी तावील ये पेश की जा रही है कि मुकम्मल इंसाफ किया गया है, कंप्लीट जस्टिस किया गया है, सब्सटैंशियल जस्टिस किया गया है। मुल्क के साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ अली हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो किया गया क्या ये दुरुस्त है, और जो जनाब सलमान अकरम राज साहब ने फरमाया गुज़िश्ता रोज़ एक टॉक शो के अंदर कि जिस तरह जनाब अतर मिनल्लाह साहब ने उनसे दरियाफ्त किया, पूछा कि अगर ये नशिस्तें हम तहरीक इंसाफ को दे दें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, जिस पर उन्होंने फरमाया कि नहीं जनाब हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप देख ही रहे हैं सारे मामला। ये कितना लामेंगे इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला गंभीर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 से 6 मुशावरती इजलास कर चुका है अब तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है या नहीं करना, इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया।
हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि यह फैसला है ही गैर आईनी, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस फैसले पर अमल दरामद के लिए कोई जोर नहीं दे सकता, कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन दिलचस्प बात यह है, अब कुछ बातें जो सामने आ रही हैं वो ये हैं कि किस तरह से इस मुकदमे की सुनवाई हुई। और गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम के अंदर जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह फरमाया और बताया कि किस तरह उनका मुकालबा हुआ जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से, और उस मुकालमे के अंदर जब उनसे पूछा गया कि आपको कोई एतराज़ है अगर ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं, तो उसका जवाब जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने इस तरह दिया कि नहीं, आप सारे मामला देख रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल अपनी जगह मौजूद है। इलेक्शन कमीशन आज भी ये कहता है कि तहरीक इंसाफ तो सिरे से इस मामले में पिटिशनर थी ही नहीं, तो तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ कैसे मिल सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कंप्लीट जस्टिस या सब्सटैंशियल जस्टिस के नाम पर जो ये 70 सफ़ात पर मबनी तफसीली फैसला लिखा गया है, इसके अंदर बेशुमार आईनी और कानूनी सुकम पाए जाते हैं। मामला जाएगा किस तरफ और जा किस तरफ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अशतर औसाफ साहब। सर, ये फरमाइएगा सबसे पहले, आपकी नज़र से ये फैसला भी गुजरा, अब इसके ऊपर एक बहुत, वैसे तो काफ़ी एक बड़ी लॉन्ग विंडेड डिबेट चल रही थी, बट अब क्योंकि ऑफ लेट ये तफसीली फैसला भी हमारे सामने आया है, तो अब बात ये कही जही जा रही है और हर कोई यही कह रहा है कि कोई ऑप्शन नहीं है, फैसले पर अमल दरामद होना है। जबकि कुछ शख्सियात का लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके अंदर बहुत सी चीज़ों को स्ट्रेच किया गया है, यानी सब्सटैंशियल जस्टिस के नाम पर, फंडामेंटल राइट्स के नाम पर बहुत कुछ एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन कमीशन का पहला मौक़िफ़ यही था और आज भी यही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पिटिशन में गई थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील में गई थी, तहरीक इंसाफ तो थी ही नहीं, तो ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को कैसे मिल सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये तफसीली फैसला हमारे सामने है। आप जैसे उस्तादों ने हमेशा बताया कि यकीनी तौर पर फैसला तो अमल दरामद के अलावा ऑप्शन नहीं है, बट हुकूमत कह रही है जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले के ऊपर अमल दरामद कोई कैसे कर सकता है। नहीं, देखिए, इट इज हाउ यू पुट थिंग्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और बात यही है और हमने हर किसी को यही सिखाया, यही बताया कि अगर आप ये इख्तियार दे दें किसी को कि वो ये कहे कि जो फैसला मेरे खिलाफ आया है वो चूंकि मेरी नज़र में या मेरे वकला की नज़र में, मेरे साथियों की नज़र में, मुझे जो लीगल ओपिनियन है उसके मुताबिक वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर अमल नहीं करूँगा, तो फिर उससे केओस होता है। उससे इंस्टीट्यूशन जो हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन कोर्ट की हो, वो वीकन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर वो आपका जो नेचुरल ऑर्डर वाला सिलसिला है ना, वो ख़त्म हो जाता है। बट हैविंग सेड दिस, रिव्यू पेंडिंग है, और उसके अलावा ये मैं आपको बताऊं कि कानून भी एक चेंज हो चुका हुआ है। अब देखिए, आप खुद एक वकील हैं जी, आप इस बात को बहुत आसानी से समझते हैं और आप, मुझे यकीन है, अगर आप डिसएग्री करें तो मुझे बताइए। देखिए, जजमेंट्स आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ, एंड द लॉ एज इट स्टैंड्स ऑन द डे व्हेन द पिटिशन वाज फाइल्ड। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। और फैक्ट्स एज द डे ऑन द डे व्हेन द पिटिशन वाज फाइल्ड। अगर फैक्ट्स कुछ चेंज हो जाते हैं तो फिर जो पिटिशनर है या रिस्पोंडेंट है उसको कहा जाता है कि वो अमेंड करे अपने मामलात को। फैक्ट्स जो बाद में आए हैं या रह चुके हैं उनको सफाई मिसल पर लेके आए। और अगर कानून बदल जाता है तो जाहिर है जिस बेसिस के ऊपर वो पिटिशन फाइल हुई थी वही जो है वो इनफ्रैक्चर्स हो जाते हैं, है ना, जब तक कि नए कानून की तशरीह ना की जाए। तो इस वक्त क्या हमारे पास एक नया कानून नहीं है इलेक्शन एक्ट के अंदर चेंजेस लाके, है ना, और उसी क्वेश्चन के ऊपर है। मैं सर जरा इस तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अभी अब जिस तरह आपने फरमाया कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई है और स्पेसिफिक 2 सेक्शंस के अंदर 104A और सेक्शन 66 के अंदर तरमीम की गई है, और हुकूमत का यही मौक़िफ़ है। स्पीकर नेशनल असम्बली ने तो खैर इसके बाद सेक्रेटेरिएट से एक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी जिसमें तहरीक इंसाफ सिरे से है नहीं, बट मैं उस पर नहीं जाता।
सिर्फ इशू ये है कि बहुत से लोग इंक्लूडिंग द वंस जो हमारे ऑनरेबल कई दोस्त हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉयर्स हैं, उनका ख्याल ये है कि ये बग़ैर आइनी तरमीम के आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनडू नहीं कर सकते, यानी उसकी एप्लीकेशन को नहीं रोक सकते। इफ़ यू बेयर विद मी, मैं ज़रा चाहूँगा कि आप सुन लीजिए जो सलमान अकरम राय साहब ने इस मद में फरमाया है। ज़रा देखिए, आज एक बात की चीफ जस्टिस साहब ने कि हमने आइन को मानना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नहीं मानना। मेरी नजर में ये इंतहाई खतरनाक जुमला था। कल एक टॉक शो में यही बात साहब ने की PMLN की तरफ से, और हूबहू वही जुमला आज चीफ जस्टिस साहब ने दोहराया। ये गलत, चाहे टॉक शो में हो चाहे अदालत। हमारा निजाम इस चीज पर खड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है आइन की, और जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर दे वो मुझे पसंद आए या ना आए, वो तशरीह कानून है, वही तशरीह आइन है। उसको अगर किसी ने तब्दील करना है तो बाद का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का उस तशरीह को तब्दील कर सकता है, या पार्लियामान तरमीम के जरिए उसको खत्म कर सकती है। अब ये जो एक बहस ये भी शुरू हो गई यदि कि सुप्रीम को अर्शद साहब, क्योंकि आप हमारे उस्तादों में से हैं, हम एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, या जज मेड लॉ भी होता है, बड़ा कुछ होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। अब बारहा ये कहा रहा है कि जब तक आप आर्टिकल 51 को तब्दील नहीं करेंगे तब तक आप ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं रोक सकते। सिंपल जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम है वो इसकी एप्लीकेशन को, इसकी इम्प्लीमेंट करने को नहीं रोक सकती। मुनीब साहब, आपको याद होगा एक जजमेंट आया था कस्टम्स एक्ट में, मैंने शायद ये पढ़ाया भी हुआ है, अलसमरेज के नाम से। उसके अंदर सेक्शन 31A की तशरीह की सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें कहा कि कस्टम्स ड्यूटी वो नहीं होगी जो उस तारीख पे बिल ऑफ एंट्री डाला गया है, बल्कि उस तारीख से होगी जहां पे LC खोली गई। तो पार्लियामेंट ने उसको कलादम करार दिया। कैसे? उनका जी ये जो तशरीह की है ना सुप्रीम कोर्ट ने, ये स्टैट्यूट की वर्डिंग के खिलाफ, ये अल्फाज नहीं है वहां पे, ये मेरे अल्फाज है। तो फिर उन्होंने कस्टम्स एक्ट को तरमीम कर दी और कहा कि ये समझा जाएगा कि ये तरमीम जब कस्टम एक्ट आया था तब ही से मौजूद है। तो उसके बाद उसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ही ने कहा, और मोलासिंग ट्रेड का केस है जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो हमारी जजमेंट के इफेक्ट को बदलने के लिए एक ऐसा कानून ले आए जिसमें लिखा जाए कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। ये आप पढ़ लीजिएगा अल्फाज, इसमें ऐसे ही लिखे हुए हैं, अमेंडमेंट में भी यही लिखे गए हैं। यही है। तो ये कोई नई इख्तरा नहीं है, ये एक मुरव्वजरा कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कॉमन लॉ में ये एक मामला है जिसके अंदर ये सब कुछ किया जा सकता है। दो बातें हैं सर, मैं चाहूंगा इस पर जरा आप अगर रिफ्लेक्ट कर दें कि एक ये कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करता और वो कहते हैं कि कानून में तरमीम कर दी गई है, अब ये फैसला नाफिजुल अमल नहीं रहा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट में करेगा और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट हो सकती है। आप क्योंकि अटॉर्नी जनरल रहे हैं, फर्स्ट हैंड आप बहुत सी चीज़ों को करीब से देखते रहे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फैसले पर अमल दरामद ना होना, चाहे जो भी तावील पेश की जाए, कंटेम्पचुअस किस हद तक होगा, और अगर होगा तो कैसे प्रोसीड किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? देखिए, कंटेम्प्ट की भी अब तशरीह कर दी गई। कंटेम्प्ट लॉ में सिविल कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, और जो डिसोबीडियंस के मतलब जो कंटेम्प्ट की बातें हैं वो अपनी जगह पे हैं। 58 में एक जजमेंट आया और उसके बाद 62 में एक जजमेंट आया कि कंटेम्प्ट के कानून के जरिए आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, आप सजा दे सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको अलग मैकेनिज्म होगा। टुवर्ड्स द एंड सर, इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन का एक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, 4 उनके मेंबर्स हैं, बहरहाल इम्प्लीमेंटेशन जजमेंट की वहाँ से होनी है। इसके अंदर कहीं हुकूमत, स्पीकर का ऑफिस रिफ्लेक्ट करता है आपको? क्योंकि तरीके इंसाफ की जानिब से बहुत से और दोस्त ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत के खिलाफ भी कंटेम्प्ट हो सकती है कि हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही, ये फैसला अमल दरामद इस पर नहीं होने दे रही, रुकावटें डाली जा रही हैं, लिहाजा ये सब कंटेम्प्ट में धरे जाएंगे। आई नो थोड़ा सा वो अजीब साउंड करता है, मी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बीइंग अ लॉयर माई सेल्फ, बट आई वॉन्ट यू टू ओपाइन ऑन दिस थोड़ा सा, ताकि हमारे व्यूअर को एजुकेट कर सकें आप।
देखिए, द डिफेंस व्हिच एनीबडी कैन ऑफर इज कि हमारे ओथ में और सुप्रीम कोर्ट के ओथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हमने भी आइन और कानून ही की पासदारी करने का हलफ लिया हुआ है, तो फिर जो कानून मरवजा है उसी के मुताबिक हमको फैसला करना है। और इसमें हुकूमत का कहाँ से किरदार आ गया? स्पीकर जो हैं उन्होंने अपना किरदार का इजहार और उसको जो उनके पास इख्तियार है as his job is that of the keeper of the house. So उनको अपने जो हाउस है उसके इख्तियारात हैं उनको कहने के कि जनाब मैं रिकग्नाइज करता हूँ इस पॉलिटिकल पार्टी को, उस पॉलिटिकल। सो देखिए, जजमेंट बसद एहतराम, मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके मुतालिक ये तो कह सकता हूँ, एहतराम से ही कहूँगा कि जनाब मोर ऑफ एन एकेडमिक एक्सरसाइज देन ए जजमेंट व्हिच क्लैरिफाइज थिंग्स। आप देखें कि इतना हिजान हो गया है तो इस जजमेंट से कंफ्यूजन बढ़ा है, कंफ्यूजन का जवाब नहीं मिला। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब अशतर साहब मौजूद थे, साबिक अटॉर्नी जनरल, और इस अहम मामले के ऊपर उन्होंने हमारी रहनुमाई की। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।